अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुशामदेद। और जनाब खबरें आ रही हैं लाहौर का इलाका गुलबर्ग, जहां पर कल रात को आग लगने का प्लाजा में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, नहायत दिलखराश वाकया पेश आया। और आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया गया है और इस वक्त भी हम आपको मनाज़िर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। आग लगने के 6 घंटे की अंत तक कोशिश की गई, जिसके बाद जुज़वी तौर पर आग पर काबू पाया गया और आग लगने के 22 करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर भी हो गया। अफसोसनाक वाकये पर अपनी जमा पूंजी को खत्म होते हुए जो दुकानदार थे, जो यहाँ के लोग थे, वो निहायत रोते हुए दिखाई दिए, अफसुर्दा दिखाई दिए। ये वाकया कल रात को तकरीबन 1 बजे पेश आया है, जिसके बाद फौरी तौर पर इत्तला की गई। रेस्क्यू 1122 का अमला यहां पर पहुंचा। 25 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड, वासा, पीएचए के 30 से ज्यादा वाटर टैंकर और तकरीबन 60 रेस्क्यू एहलकारों ने अंत तक कोशिश की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इसी पर बात करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ के रिपोर्टर अली मिर्जा। अली मिर्जा, इस वक्त आप मौजूद हैं, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर है, पूरा वाकया किस तरह से पेश आया, कितना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल नबिया, ये हफीज़ सेंटर गुलबर्ग के बिल्कुल साथ वाले प्लाजे में जो है आग लगी। आग पर साफ तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया का कहना है कि आग लगाई गई है, शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है वो आग नहीं लगी। आग तकरीबन 1:49 पर जो है वो आग लगी है और आग से जो करोड़ों रुपये मालियत का नुकसान हुआ। जबकि आपको बताऊँ कैजुअलिटी किसी किस्म की जो है वो अभी तक नहीं हुई। 7 से 8 घंटे की मेहनत के बाद, ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू के एहलकारों ने बाकायदा तौर पर जो है वो आग पर काबू पा लिया। आग जो है वो कूलिंग का अमल अभी जारी है। साथ के साथ ये भी आपको इत्तला देता चलूँ कि जिन लोगों का यहाँ पर कारोबार था, करोड़ों रुपए मालियत का उनका नुकसान हुआ है, वो बाकायदा तौर पर कई ऐसे ताजर मौजूद हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की जो है वो उन्होंने लगाई थी, जो जल कर राख होगी। कोई इंश्योर्ड उनकी दुकान जो है वो भी नहीं थी। वो तमाम तर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बाकायदा तौर पर गुलबर्ग थाने के बाहर जो हैं वो अपनी दरखास्तें जो हैं वो पुलिस को देने के लिए। अली मिर्जा, तकरीबन कितनी दुकानें प्लाजा में मौजूद थी? क्या सारी जलकर खाकस्तर हो चुकी? अली बताइएगा, कितनी दुकानें मौजूद थी प्लाजा में? क्या कोई दुकान बची भी है या सबको नुकसान पहुंचा है? देखें नबिया, इस पर तकरीबन 912 के करीब जो है वो टोटल दुकानें थी, जिसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर जो है वो टोटली तौर पर जो है वो जल के राख हो गया। अगर मेरा कैमरामैन जाहिद आपको दिखा सके तो बाकायदा तौर पर ये मेरे सामने बिल्कुल अकब प्लाजा है और प्लाजे की हालत जो है वो आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न हमारी स्क्रीन पर कि किस हद तक जो है आग ने जो है वो प्लाजे को अपनी लपेट में लिया हुआ। टोटली तौर पर प्लाजा जो है वो जल कर राख हो गया है। साथ के साथ आपको ये भी इत्तला देते चले कि जिन लोगों की दुकानें यहाँ पर जली हैं, उनका कहना है कि सियासी लोग उनका ताल्लुक था, जिन्होंने साथ वाले, इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ वाले, अगर मेरा कैमरामैन ज़ाहिर आपको दोबारा दिखा सके, साथ वाली बिल्डिंग में जो है एक बड़ा मारूफ जो है वो शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। उनकी ये कोशिश थी कि ये प्लाजा भी वो जद में ले ले, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया जितनी भी है उनका कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस नहीं लगी, आग को जो है वो लगाया गया। इस पर बाकायदा तौर पर मुबैना तौर पर आग लगाई गई है। फिलहाल तो इस पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन करोड़ों का नुकसान हो चुका है। डीसी लाहौर का भी कहना है कि पूरे मामलात की तफ्तीश की जाएगी और जरूर जो है वो इंसाफ मिलेगा लोगों को। जनाब आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। खबर जनाब आपके साथ अच्छी शेयर करेंगे। पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो कितना रोशन है और कितने टैलेंटेड नौजवानों के हाथ में है, ऐसा ही कुछ शेयर करने जा रहे हैं हम अपने इस सेगमेंट में। और आपको बताएं कि इस बात का सबूत पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी एहसन रमजान ने IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर दिया है और एहसन रमजान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। ईरान के तजुर्बाकार आमिर सरकोश को सख्त मुकाबले के बाद 6-5 से शिकस्त देकर IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एहसन। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो टाइटल अपने नाम करने पर। कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी खुशी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन की ख्वाहिश पूरी की
और मैं इसका शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से नवाजा। एहसन, आप कम उम्र तरीन स्नूकर चैंपियन है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने ये फासला कैसे तय किया? इस बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये मेरा भी एक ख्वाब था और मेरे वालिदैन का भी ख्वाब था कि मैं जैसे हमज़ा अकबर 20 की एज में एशियन चैम्पियन बन गए थे, और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह ताला मुझे भी वर्ल्ड चैम्पियन बनाए, लेकिन कम एज में बनाए। तो अल्लाह ताला ने मेरा भी ख्वाब पूरा कर दिया, मेरे वालिदैन का भी कर दिया। अच्छा, अब फाइनल का मुकाबला कैसा रहा? जो आपके मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी थे वो सीनियर थे, तो कोई प्रेशर आपको फील हुआ? लगा था कि इनको शिकस्त दे देंगे? जी बिल्कुल, चैम्पियनशिप जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में इसमें तावील तो होते हैं, ज़ाहिर बात है। और आमिर शरकोस एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि मैंने सेमीफाइनल 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन को बीट किया था, लेकिन वो भी हमारे पाकिस्तान के थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हम 2 पाकिस्तान फाइनल खेल रहे हैं, और इसलिए मुझे फ़ाइनल में ज़रा ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कॉन्फिडेंस था कि मैंने 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन को बीट किया है, लेकिन मैं 5-3 डाउन भी था, लेकिन मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेंगे, और अल्लाह ताला ने कामयाब किया। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार। एहसन, कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? कौन है, और किसी से क्या इंस्पायर होकर आपने खेल का आगाज किया? जी मेरे वालिद खेलते थे, मुझे अपने वालिद को ही देख के शौक़ हुआ। उन्होंने एक छोटी वो बिलियर्ड टेबल रखी थी घर के ऊपर, तो वहाँ पे ही मैं खेलता था, तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ और वहाँ से मैंने अपना पैशन बनाया। और उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा आप इसमें वर्ल्ड चैम्पियन बनो, और वो आज पूरी हो गई, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हुकूमत का कितना ताउन हासिल रहा? इससे पहले जो स्नूकर्स प्लेयर्स हैं वो गवर्नमेंट से हमेशा शिकायत करते हुए, शिकवे करते हुए दिखाई रहे, आपको भी कुछ शिकवा है? जी मेरा तो अभी पंजाब फेडरेशन और PBSA फेडरेशन से वाला भरा है, गवर्नमेंट से नहीं, क्योंकि मैं पहली बार मैं क्वालिफाई होके आया था। जावेद करीम साहब हैं प्रेसिडेंट, उनकी मदद से मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने टाइटल पाकिस्तान के नाम किया। अभी मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा, और मेरी अपील है कि मुझे और हमारी टीम को अवार्ड से नवाजा जाए और इनामात से नवाजा जाए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। थैंक यू सो मच एहसन, आपने हमें ज्वाइन किया, और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम मुस्तकबिल में मजीद रोशन करे और बहुत सारे ऐसे और इससे बड़े टाइटल्स आप अपने नाम करें। प्रोग्राम में नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुशामदेद। और सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये बात तो हमने बहुत मरतबा सुनी है, लेकिन जो पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा है इस वक्त, वो देखकर यही लग रहा है और इस बात का मजीद यकीन हो रहा है कि वाकई सियासत के सीने में दिल नहीं होता, क्योंकि जो पुराने दुश्मन थे वो आज दोस्त बने बैठे हैं। मुफादात के लिए सब लोग एक पेज पर हुकूमत के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ये हफ्ता, आज का दिन, आने वाला वक्त निहायती अहम हो सकता है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की वज़ारत आला मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को देने पर रजामंद हो गए हैं, और इस बात की तस्दीक ऑपोजिशन की जानिब से की गई है। इसी तरह अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब की वज़ारत आला की दौड़ से बाहर हो गए हैं, और वस्ती पंजाब से पीपल्स पार्टी को अपने साबिक लोग वापस मिल रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को राजी करने की कोशिशें भी तेज कर दी है। होने क्या जा रहा है, इसी पर तज्जिया लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अमीर अब्बास, सीनियर एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अमीर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जनाब बताइएगा कि तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप अपनी बात नहीं मनवा सके। खबरें गर्दिश ये कर रही हैं कि पंजाब की वज़ारत आला जो है वो काफ लीग चौधरी बरादरान के हक में जाने वाली है, तो यही बताएगा कि काफ लीग और MQM भी साथ मिल गए। होने क्या जा रहा है, आने वाला वक्त कितना इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? जी नबिया, आपने कहा कि सियासत के सीने में दिल नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी सियासत के सीने में दिल अगर ना होता तो शायद काम चल जाता। पाकिस्तानी सियासत के सीने में ज़मीर भी नहीं, ना दिल है ना ज़मीर है, तो फिर आप अंदाजा कर लें कि ये तो एक
एक लाश है, जिस लाश को पंप कर करके आप निजाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बदतरीन जिसका मुजाहरा हमें पिछले 3 हफ्तों से नजर आ रहा है। PMLQ का मामला यह है कि पहले इनको ऑफर की गई जरदारी साहब की तरफ से, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि अगर हम PMLQ से इतनी बड़ी फेवर हासिल करें कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट थे, वो पंजाब में भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट थे, तो हमें उस फेवर के शायान शान इनको कोई पैकेज ऑफर करना चाहिए। और वो पैकेज यही हो सकता है कि हम उनको पंजाब की वज़ारत आला देंगे। लेकिन उसमें 2 जगहों पर रुकावट आ रही थी। एक तो ये कि PMLN समझती थी कि अगर हम पंजाब में चौधरियों को वज़ारत आला देंगे तो हमारी पंजाब की सियासत पहले इमरान खान ने 3.5 साल खत्म की, अब रही सही कसर 1.5 साल में चौधरी पूरी कर देंगे। दूसरी रुकावट ये आ रही थी कि PMLN और पीपल्स पार्टी की शायद ये राय थी कि हम इमरान खान को गिराने के बाद इस असेंबली को कंटिन्यू ना करें, बल्कि हम असेंबलियां डिसॉल्व करके और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं। तो चौधरी बरादर ये चाहते थे कि एक तो हम कोयलों की दलाली में मुंह काला करवा लें, हम इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंप दें और हम एक वज़ीर आला बने और एक दिन के बाद हमें कहें कि असेंबली डिसॉल्व कर दो, तो हमें तो कुछ हासिल वसूल नहीं होगा सिवाय बदनामी के। लिहाजा ये असेंबली कंटिन्यू होनी चाहिए। तो अब इसके ऊपर अगर कोई पेशरफ्त हो गई है तो फिर डेफिनेटली PMLQ साथ जा सकती है। जहां तक MQM का ताल्लुक है तो MQM बहुत पहले छोड़ सकती थी इमरान खान साहब को, लेकिन MQM ये सारा बोझ या सारा नजला अपने ऊपर नहीं गिरवाना चाहती थी। MQM की ख्वाहिश थी कि हमसे पहले कोई और कदम उठाए, चाहे वो PMLQ हो या कोई और बड़ा इत्तेहादी इमरान खान का जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, तो ये जो बदनामी होगी या ये जो धचका लगेगा वो हम म्यूचुअली शेयर करें। ये ना हो कि सिर्फ हमारे ही तारीख में नाम गंदा रहे कि हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके साथ हम रहे 3.5 साल, हमने उसको 3.5 साल के बाद मुश्किल में छोड़ दिया। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट छोड़ती है इमरान खान साहब को तो फिर MQM के लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा और MQM फिर छोड़ सकती है। अच्छा अमीर, अगर पंजाब की वजारत आला काफली को दी जा रही है तो इसका मतलब यही है ना कि तहरीक एतमाद यकीनी तौर पर कामयाब हो जाती है, तो यानी कि मुस्लिम लीग नून की जो फौरी इंतखाबात की ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और अगर देखा जाए ओवरऑल सिचुएशन को तो पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो तहरीक की इस पूरे मामले में सूरत हाल में अपने जो बातें हैं वो मनवाती हुई या कन्विंस करती हुई दिखा रही है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए PMLQ अगर छोड़ दे इमरान खान साहब को तो ऑपोजिशन का काम आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये PMLQ की सीटों से इमरान खान गिरेंगे, नहीं, इनको मजीद सीटें भी चाहिए होंगी क्योंकि इनको कम से कम 10 लोगों का हदफ पूरा करना है। अच्छा ये तो मिनिमम 10 लोग है ना, हुकूमत भी तो कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रही होगी, तो ये सेफ मार्जिन के तौर पे कम से कम 20 से 25 लोगों को एंगेज करना चाहते थे ताकि अगर कोई ना आ सके, कोई उनके साथ मिल जाए तो फिर टूटते टूटते भी हमारे पास जो 172 की फिगर है वो पूरी हो जाए। तो हाँ PMLQ की वजह से उनको पंजाब में भी एक मुनासिब नंबर मिल जाएंगे और इमरान खान के खिलाफ भी मिल जाएंगे। लेकिन अमीर ये जो सिचुएशन है इस वक्त, जो PMLQ जो इस वक्त ऑब्वियसली जो खबरें आ रही हैं और तमाम दूसरी जमातों की नजरों का भी महवर बनी हुई है, ब्लैकमेलिंग करके पंजाब की वजारत आला लेना, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सही है? और बाकी जमातों का कन्विंस हो जाना ऑपोजिशन का इस पर? आप बिल्कुल सही कह रही है नबिया। आप देखें कि आप जरा PMLQ का मैं जल्दी से आपके सामने इनका एक खुलासा बयान कर दूं कि ये एक किंग्स पार्टी के तौर पर वजूद में आई थी। इसकी अपनी कोई रूट्स नहीं थी, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी। तो 2002 से लेकर 2007 तक ये पावर में रही। जैसे ही किंग्स पार्टी का किंग साइड पे हटा, परवेज मुशर्रफ, ये पार्टी आहिस्ता आहिस्ता ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गई, क्योंकि इस पार्टी की हालत ये थी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अब वो कुंभा बिखरना शुरू हो गया। 2008 में पहला धचका लगा इस पार्टी को जब इलेक्शन हुआ और ये पार्टी बिल्कुल तकरीबन खत्म होकर रहेगी। फिर इनके खिलाफ केसेस बनाए शहबाज शरीफ साहब ने, मूनी सनाई के खिलाफ केसेस बनाए, पंजाब बैंक स्कैंडल, रमेश खान का बहुत बड़ा स्कैंडल आया उस जमाने में, उसमें मूनी सनाई साहब को रगेदा गया उस स्कैंडल के अंदर। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। ये भी याद नहीं है चौधरी को आज के हमारे साथ शहबाज शरीफ ने क्या किया था। ये भी याद नहीं है कि 2008 के इलेक्शन में हमारी पार्टी के साथ क्या हुआ था।
फिर 2013 का इलेक्शन आया तो जो रही सही साथ थी PMLQ की वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल PMLQ नाम की जमात का वजूद ही खत्म हो गया एक तरह से। और इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अच्छा अमीर अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे हाँ या ना में बताइए, क्या हुकूमत गिर रही है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे अपने तज्जिए के अकॉर्डिंगली? अगर मैं आपसे पूछूं फिर मैं अगला सवाल करूंगी आपसे। असल में ये हाँ या ना अगर आप मुझसे आज से 2 हफ्ते पहले पूछी तो मैं आपको कहता कि हुकूमत नहीं गिर रही है, 110% नहीं गिर रही है। ठीक, लेकिन इतनी जल्दी चीजें अनफोल्ड हो रही है, जैसे अचानक करीम खान का निकल आना, तो अब कुछ कह नहीं सकते आप कि अगले लम्हे क्या हो सकता है। अच्छा अमीर, अगर ऐसी बात है तो हुकूमत जिस बिना पर देख रहे हैं सारी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, एक पेज पर आ रही हैं, खान साहब को घर भेजने की तैयारी हो रही है और शायद ऐसा होने भी जा रहा है, तो ऐसे में ऑपोजिशन ने या जमातों ने कोई अवाम से तो किसी किस्म का कोई वादा नहीं किया कि अगर नई हुकूमत आती है तो अवाम के लिए क्या रिलीफ होगा? आप समझते नहीं कि अवाम को भी टेकर करना चाहिए इस मामले में कि भाई घी, आटा, दाल की कीमतें कम होंगी, तेल की प्राइस कम होगी, बिजली के बिल कम होंगे? आपको लगता है कि ऐसा भी कोई कुछ तो बताए ना अवाम को आखिर? नहीं, वो क्यों अवाम को बताए ना भैया, वो क्यों अवाम को कैटर करे? अवाम चारा है, वो फॉडर है। ये पाकिस्तान एक चरागाह है, ये पास्चर है। जैसे चरागाह में जानवर हांगते हुए आते हैं और वो चारा खाना शुरू कर देते हैं, भुट्टे ताजे होते हैं, मौसम तब्दील होता है, वो साइड पे निकल जाते हैं। ये चरागाह है, ये चारा खाने के लिए आते हैं। उनकी मतबा नजर नहीं है अवाम, उनका मतबा नजर सिर्फ एक है कि किसी तरह से इमरान खान को घसीट के लुईस 16 की तरह इक़्तिदार से बाहर निकाला जाए, एक गिलोटिन लगाई जाए, जहां की गर्दन यानी कि आप कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अवाम के लिए नहीं हो रहा, अपनी जो है वो सियासत चमकाई जा रही है और अपने मुफादात के लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा मुझे अमीर ये भी बताएगा, क्या ख्याल है कब तक तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश होने जा रही है, कितने दिन और लगेंगे? देखिए वक्त तो इनके पास अभी है 22 मार्च तक का, हुकूमत के पास ये सब, स्पीकर के पास वक्त है। लेकिन इसमें एक गुफ्तगू ये हो रही थी पहले कि 23 मार्च और OIC की जो कॉन्फ्रेंस है उसको बावकार तरीके से करने के लिए जरूरी है कि इस मामले को पहले निपटा दिया जाए। लेकिन अगर हुकूमत श्योर होगी तो वो इसको 23 मार्च से पहले निपटाएगी, वरना 22 मार्च जो आखिरी दिन होगा, 21 या 22 मार्च, उसी के ऊपर जाके असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद 29 मार्च जो है वो इमरान खान साहब का आखिरी दिन हो सकता है। ठीक है अमीर, अब कल की जो खान साहब की जो तकरीर थी, स्पीच, उसका भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उस पर भी अपनी राय शेयर करें हमारे साथ। काबिल तहसीन भी थी और हैरत अंगेज भी थी उनकी स्पीच। कोई उन्होंने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया किसी सियासी लीडर के बारे में जो कि वो अपनी गुज़श्ता तकरीरों में कर चुके हैं। लेकिन एक बात मुझे हजम नहीं हुई और आई एम श्योर कि बाकी लोग भी उस पर हैरत का इजहार कर चुके होंगे। खान साहब कहते हैं अपने खिताब में कि मैं सियासत में इसलिए नहीं आया कि टमाटर और आलू की कीमत देख सकूं। कैसी आपको ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट लगती है? नहीं देखिए, वो तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्यों और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। आप लोगों के मसाइल को एड्रेस करने के लिए, आप सिस्टम को ठीक करने के लिए आए थे, आप एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर आए थे। याद रखिएगा, इमरान खान का जो इमेज इस मुल्क में बिल्ड हुआ था वो एक रिफॉर्मिस्ट वाला इमेज था। वो एक कन्वेंशनल सियासतदान का इमेज नहीं था, वो एक अनकन्वेंशनल सियासतदान का इमेज था कि जो आएगा और वो चार्ल्स डिगॉल की तरह मुल्क को बदल देगा, वो महाती मोहम्मद की तरह मुल्क को बदल देगा, वो खुमैनी की तरह कोई इन्कलाब देगा। ये इमेज बिल्ड हुआ था। अब ये सही था, गलत था, कम था, ज्यादा था, बट इमेज यही था। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में आए खान साहब, वो रिफॉर्मिस्ट नहीं नजर आए, वो एक कन्वेंशनल टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियन के तौर पे हमें नजर आए। उनके फैसलों में हमें वही झलक नजर आती है जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के फैसलों में थी। उनकी डिक्शन के अंदर हमें वही झलक नजर आती है जो इनके प्रेडिसेसर्स के अंदर मौजूद थी। इनकी पॉलिसीज में हमें वही झलक नजर आती है जो इनसे पहले वालों में मौजूद थी। सिवाय एक दो चीजों और तो कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। हाँ, चेहरा तब्दील हुआ, वो चेहरे मुसलसल लोग देखते चले आ रहे थे। अचानक लोगों को एक फील गुड फैक्टर जिसे कहते हैं कि इमरान खान की शक्ल का एक इंसान आ गया, लेकिन जो काम थे, एतवार थे, जो फॉलो फेल था, उसमें दुख की बात तो अमीर दुख की बात तो ये है कि जो सियासी चेहरे हैं घूम फिर कर वही तब्दील होते रहते हैं, लेकिन ना जाने अवाम का हाल कब तब्दील होगा।
आम इंसान इसी इंतजार में है कि उनकी हालत तब्दील हो, असल तब्दीली उनकी जिंदगी में आए। बहुत शुक्रिया मीरा, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ ही जनाब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे की जानिब, जिसके बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मर्तबा आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। भारतीय मीडिया हो या भारतीय सियासत हो या कुछ और हो, भारत अपनी होची हरकतों से हरगिज बाज नहीं आता है। 9 मार्च को 6:33 पर भारत की जानिब से भारतीय हदूद से एक सुपरसोनिक प्रोजेक्ट जिसने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की। बाद में इंडिया के वजारत दिफा ने एक बयान में इतराफ किया कि 9 मार्च को पाकिस्तान की हदूद में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर इंडिया से फायर हुआ, जिसकी आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत से मुतालबा किया है कि वो वजाहत करे कि भारतीय मिसाइल कैसे मुड़कर आखिर पाकिस्तान में दाखिल हो गया। क्या यह पॉसिबल है कि भारतीय मिसाइल गलती से मेंटेनेंस के जरिए दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाता है, और वो भी ऐसा मुल्क जिसको भारत अपना दुश्मन करार देता है? इसी पर बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। कर्नल आबिद लतीफ सिद्धू साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर क्या ये तकनीकी तौर पर मुमकिन है कि भारतीय मिसाइल मेंटेनेंस के दौरान पाकिस्तान का रुख कर ले या किसी भी मुल्क का रुख कर ले? जी ये एक्चुअली अगर आप देखें तो इस पे हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने भी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो है वो बहुत, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही एक सेंसिबल किस्म की दोनों ने अपना जो नैरेटिव है वो दिया है कि ये कुछ सवाल हैं जो सवाल रेज होते हैं, इन सवालों का जवाब दिया जाए। और सवालों का जवाब जो है जाहिर है वो इन्वेस्टिगेशन और थोड़ी सी तहकीक के बाद ही दिया जा सकता है। अब अगर आप देखें तो ये जो मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है और इसकी जो लॉन्च है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, उसमें कुछ कोड डालने पड़ते हैं, उसको कमांड्स देनी पड़ती हैं। तो ये एक्सीडेंटल वाली बात तो जरा हजम करना जरा मुश्किल है। ये कोई एक्सीडेंटली तो कोई गाड़ी भी स्टार्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक मिसाइल जिसकी डिफरेंट लॉन्च के प्रोटोकॉल्स हैं और लॉन्च की डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो एक्सीडेंटली कैसे फायर हो गया? उसकी किसी स्टेज पे तो किसी को पता चल जाता कि ये एक्सीडेंटली फायर हो। दूसरा जो नैरेटिव इन्होंने लिया कि जी ये हमारे जो उनकी ब्रीफर, उनके प्रेसर में भी DGISPR की ये कहा कि जी ये इसकी जो फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री है वो 104 किलोमीटर इंडिया के अंदर हुई और 124 किलोमीटर, फिर 104 किलोमीटर के पास इसने बिल्कुल एक राइट टर्न दिया 90 डिग्री और पाकिस्तान की तरफ आ गया। और इसकी जो फ्लाइट थी वो स्टेबल रही। अगर ये इतना ही एरैटिक था, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, कोई टेक्निकल स्नैक था, तो फिर इसकी जो फ्लाइट है पाकिस्तान के अंदर वो भी एरैटिक होनी चाहिए थी। और इसने अपनी रेंज जब इसकी कंप्लीट हुई मियां चन्नू के पास तो वहां पे ये गिर गया। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब देना चाहिए। इस पे इंडियन मीडिया ने भी बहुत एक स्पिन क्रिएट किया। पहले उन्होंने जब ये यहाँ से ये खबर गई तो पहले उन्होंने ये कहा कि जी ये एक्चुअली पाकिस्तान इज मेकिंग अप दिस स्टोरी, ये ऐसा नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी जहाज का अपना कोई फ्यूजलैज है या कोई फ्यूल टैंक है जो गिरा उस इलाके में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नहीं ये इट इज प्रोबेबली अ मशाक जो डिस्ट्रॉय हुआ है। लेकिन जब फिर एविडेंस उनको भी मिली तो फिर दे सेड कि जी अगले दिन, आपको भी पता है कि 2 दिन के बाद दे सेड कि जी वी रेड दिस एंड हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कर्नल साहब, 2 जौहरी ताकतें रखने वाले मुल्क या कुव्वतों के दरमियान इस तरह की नाकाबिले तलाफी जो गलती है वो नुकसान पहुंचा सकती है, ज्यादा डैमेज हो सकता है। भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा हर सूरत, क्या कहेंगे आप? जी देखें, भारत को इसका बिल्कुल जवाब देना चाहिए। अगर आप ये देखिए कि दोनों जो हैं वो जिसको हम पाउडर केक कहते हैं वो एक न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और दोनों की दोनों जो हैं वो एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसका बैलेंस रखना एक बहुत डेलिकेट अफेयर है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि ये क्रूज मिसाइल जो है, बेसिकली क्रूज मिसाइल, कोई भी क्रूज मिसाइल जो है वो होता किस लिए है? क्रूज मिसाइल का जो सबसे इफेक्टिव यूज है वो काउंटर फोर्स यूज है। जब न्यूक्लियर आप इक्वेशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर इक्वेशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, काउंटर वैल्यू और काउंटर फोर्स। काउंटर वैल्यूज इज टारगेटिंग द सिटी एंड काउंटर फोर्स इज टारगेटिंग द मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द ओपोनेंट कंट्री। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी का वेपन है जो क्रूज है, और इसका मतलब ये है कि ये प्रीएम्प्टिव वेपन है। तो मुझे ये लगता है कि जब इंडियन का जो डॉक्ट्रिन था कोल्ड स्टार्ट का वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ हमारे नसर की इक्वेशन की वजह से,
पाकिस्तान के नसर मिजल की वजह से। तो आई थिंक अब देयर इज अ चेंज ऑफ पोस्चर, देयर इज अ चेंज ऑफ टेक्निक, देयर इज अ चेंज ऑफ डोमेन, और उन्होंने आई थिंक अब वो अपना जो बेस कर रहे हैं किसी भी इवेंचुअलिटी को, वो अपने क्रूज मिजल पे बेस कर रहे हैं, और वो क्रूज मिजल जो है वो ब्राह्मोस पे बेस कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मोस जो है, ये आपने जैसे पहले सवाल किया था कि एक्सीडेंटली फायर, तो ब्राह्मोस इज बेसिकली अ रैम जेट मिजल। ये इट इज सॉर्ट ऑफ अ एयरक्राफ्ट जिसके अंदर इंजन होता है, बाकी मिजल्स जो हैं उनके अंदर प्रोपेलर होता है, तो इसलिए इट इज मोर कंट्रोल्ड, इट इज वेरी प्रिसाइज, एंड इट कैन हिट अ टारगेट अप टू द एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मीटर्स। ठीक, तो कर्नल साहब ये बात तो वाज़ेह हो गई, आपने बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो ये मिसाइल है ये टोटली अंडर कंट्रोल होता है और खुद से गलती से या मेंटेनेंस के दौरान ये कहीं का रुख नहीं कर सकता। दैट इज़ वेरी क्लियर आपसे बात करने के बाद। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगी कि ये मिसाइल खुद को तबाह करने के तरीक़ाकार से लेस था, हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा आसान अल्फाज में ज़रा और वाज़ेह सर कीजिएगा। जी ये इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी तो नहीं है, अभी तक उन्होंने इसमें इंस्टॉल नहीं की है, कम से कम बताया नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जिस पे इंडियंस काम कर रहे हैं। अभी आई थिंक दिस इज अब जो उन्होंने जो लेटेस्ट वर्जन जो उन्होंने पिछले कुछ अरसा पहले ट्रायल किया, इट हैज अ रेंज ऑफ 800 किलोमीटर्स और वो 4 मैक तक जाता है, और जो इसके हाइपरसोनिक वर्जन वो लेके आना चाह रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि 2024 में आ जाएगा, it can go up to 8 Mach, which is extremely fast, which is extremely fast. अच्छा, अब आपने जैसे पहले बात की थी, एक्चुअली अगर आप स्टेबिलिटी की बात देखें, कोई दोनों फोर्सेस जो ड्रैगन ड्रॉन हो, जिनमें एनिमिटी हो, दो कंट्री हो, बॉर्डर साथ लगते हो, तो उनमें एक स्टेबिलिटी के मेजर को मेंटेन रखना पड़ता है। अब उसमें 3 तरह की स्टेबिलिटीज होती हैं, जो कि डेटरेंस स्टेबिलिटी है। लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि जी इससे पाकिस्तान की जो डेटरेंस स्टेबिलिटी है या वो डेटरेंस को कुछ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के डेटरेंस इज इंटैक्ट और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत स्टेबल है, सेफ हाथों में है, एंड इट इज़ वेरी एलेबोरेट। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है इसके बाद कि जो क्राइसिस स्टेबिलिटी है और जो आर्म रेस स्टेबिलिटी है वो ज़रूर डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि अब जाहिर है पाकिस्तान के लिए भी जो है वो अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है, उसको मजीद, और अपनी जो विजिलेंस है उसको मजीद एनहांस करे, जिसके लिए अब खित्ते में जो है इंडिया की वजह से आर्म रेस शुरू हो सकती है और क्राइसिस स्टेबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, कर्नल साहब ये भी बताएगा कि S-400 की पहली बैटरी पंजाब में नस्ब हो चुकी है, मैं चाहूंगी एक आप इसको भी थोड़ा सा जरा ब्रीफ कीजिएगा आम आदमी के लिए, और दूसरा जाहिर ये पाकिस्तान के लिए, ऐसा तो नहीं कि भारत हमारे सिस्टम चेक करने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, आप इस प्रोबेबिलिटी को आप नहीं रूल आउट कर सकते, क्योंकि देखिए जो इनकी फायरिंग रेंजेस हैं, जो इनकी टेस्टिंग रेंज है सॉरी मिसाइल्स की, वो एक्चुअली बहुत ईस्ट के अंदर हैं और ओशन की तरफ हैं। वो ओडिशा के अंदर हैं, वो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर हैं। तो यहाँ से एक मिसाइल का बिल्कुल पाकिस्तान के साथ से ईस्टर्न पंजाब से हरियाणा की सराउंडिंग से एक मिसाइल का टेक ऑफ करना और फिर 90 डिग्री पे टर्न करना, तो डेफिनेटली इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। इसी चीज़ के जवाब, और यही तो सवाल जो है वो DGISPR के प्रेशर में और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनके प्रेशर में उठाए गए हैं कि हमें इनका जवाब दें, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि जी इसके लिए आप जॉइंट इंक्वायरी करें। आप इसके लिए ये इशू हम P5 जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी बायलैटरली, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी रेस कर सकते हैं। फिर जो इंटरनेशनल INGOs हैं जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को देखती हैं, न्यूक्लियर पीस को देखती हैं, उनको भी कह सकते हैं। प्लस इंडिया जो है वो MTCR का मेंबर है, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, डिफरेंट न्यूक्लियर रिजीम्स का मेंबर है। और अगर आप इंडिया की ट्रैक हिस्ट्री देखें तो हर साल के बाद, 2 साल के बाद, वहाँ से जो फिजन मटीरियल है वो फिजन मटीरियल वो चोरी हो जाता है, न्यूक्लियर यूरेनियम चोरी हो जाता है, थोरियम चोरी हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई मैल फंक्शन हो जाता है। तो इस सेफ्टी और इस जो उनका जो डेफिशिट है सिक्योरिटी, ये सेफ्टी के अंदर और इस स्पेशली इस डोमेन के अंदर, आई थिंक ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको खुद भी देखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये किसी भी स्टेज पे हम दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक न्यूक्लियर पीस की इरा में रह रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पीस होता है, इट इज़ वेरी डेलिकेट। अगर ये चीजें इनको ना देखा गया, इन चीजों को एड्रेस नहीं किया गया, स्पेशली इंडियन साइड के ऊपर, तो आई थिंक ये किसी भी स्टेज में एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो सकती है। ठीक,
कर्नल साहब, पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है, आप उससे मुतमईन हैं? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि भारत ने खिलाफ वर्जी की हो हदूद पार करने की। इससे पहले भी पाकिस्तानी समंदरी हदूद में जो भारतीय आबदोज़ें हैं वो 5 मरतबा दाखिल होने की कोशिश कर चुकी हैं। तो भारत बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आप समझते हैं कि आलमी सतह पर इस मुद्दे को अब उठाना चाहिए? जी बिल्कुल उठाना चाहिए। इंडिया इज ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स, एक्चुअली बिल्कुल उठाना चाहिए, क्योंकि अब देखें जो हमारा आप देखिए कि भारत की तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने हमेशा से इसी तरह किया है और वो टेस्ट करने की कोशिश करता रहता है। बट जो हमारा रिस्पांस था स्टेट का वो बहुत, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वी आर अ रैशनल एक्टर, हम बहुत जवाब था और बहुत बैलेंस जवाब था। भारत ने जब भी ऐसा करने की कुछ कोशिश की है पाकिस्तान की जानिब से हमेशा जवाब दिया गया। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। जाएंगे ब्रेक पर, हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी खातून से जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और जिनका नाम है राबिया जाकिर। राबिया जाकिर के बारे में मैं आपको बताऊं दैट शी इज़ एन आर्टिस्ट। ये एक आर्टिस्ट हैं, ये पेंट करती हैं और अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उसका लोहा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मनवा रही हैं। और इंटरनेशनली ये वो पहली खातून है जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में तस्वीरी नुमाइश की। और मेरे ख्याल से हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो मदीना मुनव्वरा का रुख करे, वहाँ पर जाए, ज़ियारत करे। और जनाब रबिया को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी तस्वीर, अपनी पेंटिंग्स, अपना जो आर्ट है उसको शो किया है, पूरे पाकिस्तान को दिखाया है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। राबिया से गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, गुफ्तगू करके। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि मदीना मुनव्वरा जाना वैसे ही हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पर जाए, ज़ियारत करे, सारी ज़िंदगी इंसान ख्वाब देखता है। लेकिन आपने वहाँ पर अपना आर्ट दिखाया, अपनी तख्लीकी सलाहियतें दिखाई, उनका लोहा मनवाया। कैसा फील कर रही हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा जो है एग्ज़िबिशन जो है वो भी इतने मुक़द्दस शहर में, मदीना मुनव्वरा में, जहाँ पे हमें जाने की हमें ख्वाहिश होती है कि हम जाएं और यहाँ करें। और जब यहाँ पर आपका वो एक आलमी सतह पे एक एग्ज़िबिशन हो और ख़ास तौर पे जब आप मदीना के लोग उसको अप्रिशिएट करें, तो ये मेरे ख्याल में सबसे बाइसे मुसर्रत, बाइसे फ़ख्र की बात है मेरे लिए। अब राबिया कितनी देर से प्लान कर रही थी, कितनी देर से ख्वाब था कि इस तरह की एग्जीबिशन आप प्ले करें इतनी मुकद्दस जगह पर? और थोड़ा सा हमें अपनी एग्जीबिशन के बारे में बताइएगा, क्या क्या पेंट किया आपने? ये जो मेरी एग्जीबिशंस का था, इसका 6 मंथ से चल रहा था कि ये यहाँ पर एग्जिबिट हो। और मदीना में स्पेशली होना था ये इसलिए क्योंकि वो मेरी एक जो सीरीज़ थी, स्पेशली हरम शरीफ के मुख्तलिफ मनाजिर थे इसमें, मक्का के, मदीना के, और उसके अलावा जो हैं कुछ पोर्ट्रेट्स भी इसके अंदर शामिल थे। और ये जो है ये 27 पेंटिंग्स थी जो डिस्प्ले के लिए रखी गई मदीना के लोगों के लिए, ना सिर्फ मदीना के लोगों के लिए बल्कि दूसरे जो सिटीज़ थी इर्द गिर्द से मदीना की जो करीब लगते थे, बल्कि दमाम से भी कुछ लोग ख़ास तौर पर इसको देखने के लिए आए। अच्छा, 27 पेंटिंग्स आपने एग्जिबिट की वहाँ पर, इसमें क्या क्या आपने पेंट किया और कैसा रिस्पॉन्ड आपको मिला, कितना प्यार मिला वहाँ के लोगों की तरफ से जो एग्जिबिशन देखने आए, कितनी अप्रिसिएशन मिली आपको? कुछ तस्वीर तो हम दिखा भी रहे हैं अपनी ऑडियंस को। एप्रिसिएशन तो आप, मैं कहती हूँ कि जितनी मुझे मदीना में मिली है शायद ही किसी और जगह से इतनी एप्रिसिएशन मिली हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत है यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली लोगों को जो है वो उर्दू या इंग्लिश जो है उसमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, मगर उसके बाद भी वो अपने ट्रांसलेटर्स लेकर आए साथ, और उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो है वो 15 घंटे की मुसाफत तय करके इस एग्जीबिशन को देखने आए। मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो हैं वो
मेरे काम को देखने के लिए ख़ास तौर पर आए। तो जो एक खुशी जो पाई गई इस मदीना के लोगों में जो है इस आर्ट को लेकर, वो काफ़ी फ़ख्र की बात थी मेरे लिए, क्योंकि उनके लिए ये फर्स्ट टाइम था कि कोई बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट आकर मदीना में अपना काम एग्जिबिट करे, और उसमें और उनको भी जो एक लगाव, हमें जो एक हमें अटैचमेंट है, अकीदत है रोज़ा रसूल से, वो उन मनाजिर को जब कैनवस को देखा विद डिटेल पेंटिंग्स, तो उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो राबिया, शुरू से ही आप इतनी स्पिरिचुअली कनेक्टेड रही हैं, शुरू से ही आप ये पेंट करती हैं, ये कैलीग्राफी भी क्या आप करती हैं? जी, मैं कैलीग्राफी करती हूँ, बट जो है मक्का मदीना से जो ताल्लुक़ वाबस्ता है वो इस तरह के मेरे फादर की तरफ से हमारे घर में एक रवाज है कि हम शुरू से ही, बचपन से ही हर रमज़ान जो है वो हरम शरीफ में गुजारना और यहाँ पर ख़ुसूसी आकर इबादत करना। तो ये जब कोविड हुआ था और हम जब 2 साल है वो आना जो नहीं आ सकते थे इस मुक़द्दस सफ़र पर, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये पूरी एक जो सीरीज़ है अपने दौरान हज मैंने 2018 में जो किया था उसको कैनवस पे उतारूं। तो फिर मैंने ये पेंट किया, और ये वो जो सारे मनाज़िर हैं ये जिनको मैंने खुद जाकर कैप्चर किया यानी कि राबिया, अगर मैं कहूँ, मैं समझूँ आपकी बात से कि दौरान हज जो कि आपने 2018 में परफॉर्म किया, उससे आप ऑब्वियसली हर इंसान इंस्पायर होता है, हर इंसान अपने आप से वादा करता है, अपने आप में चेंजेस लाने के हवाले से वो वादा करता है, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने के लिहाज से वो सोचता है। तो ये तभी आपने सब सोचा वापसी पर कि मैं कुछ इस तरह से पेंट करूंगी और उसकी एग्जीबिशन करने का फिर आपने इरादा किया? बिल्कुल, मैंने तब से सोचा था कि ये मैं जो मनाजिर हैं, क्योंकि हज जब आप यहाँ करते हैं तो उसके अंदर एक आपको बिल्कुल मुख्तलिफ सा जो है ना आपका सफ़र होता है, उसके अंदर आप बिल्कुल डिफरेंट नए जो है वो आपको तजर्बा करना पड़ता है, नए उस जो है हज की अरकान उससे गुजरना पड़ता है। तो उसमें जब आप मुज़दलिफ़ा की रात हो या आपको मैदान अरफात में हो, तो वो उसका जो मंजर है, एक आर्टिस्ट जो है उसको अपने वर्ड्स में जब डिस्क्राइब करता है, तो वो पेंटिंग की नज़र की सूरत में आपको देखने को मिला। इसी तरह ये मैंने इसमें कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी थी जिसमें हज के मनाजिर भी हैं, उसके बाद जबरे रहमत के भी हैं, अरफात का मैदान भी है, सही करते हुए के मनाजिर हैं, मुकाम इब्राहिम भी दिखाया गया है। और राबिया, अगर मैं आपसे पूछूं, आई एम श्योर मुश्किल होगा आपके लिए बताना, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी। आई एम श्योर सारी तस्वीर बहुत खूबसूरत होंगी और जो चंद हम देख रहे हैं वो वाकई बहुत खूबसूरत भी हैं, लेकिन इनमें से आपकी पसंदीदा तस्वीर कौन सी है और जिस तस्वीर को बहुत पजीराई मिली हो? इनके मेरी तस्वीरों के अंदर जो है मुझे एक जो है खाना काबा का मंजर था, जिसके अंदर से खाना काबा का गलाफ काबा से जो है खाना काबा नज़र आ रहा था। एक वो पेंटिंग, और एक जो है वो मस्जिद नबवी का एक मंजर है जिसके अंदर मस्जिद नबवी का साया जो है वो ज़मीन पे पड़ रहा था, और उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उस पेंटिंग से। राबिया, आगे कहाँ पे एग्जीबिशन करने का इरादा रखती हैं? मेरे जो अब इन फ्यूचर प्लान्स हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी कुछ मेरे एग्जीबिशंस जो हैं वो आगे कमिंग डेज में आने वाले हैं, और इंशाल्लाह इधर सऊदीया से रिलेटेड भी अभी जो है मुझे 2-3 ऑफर्स आई थी कि मैं इधर मज़ीद एग्जीबिशन करूं और मज़ीद उनके कल्चर को प्रमोट करूं। थैंक यू सो मच राबिया, मच अप्रिसिएशन एंड लव फ्रॉम आवर साइड आपके लिए, और इंशाल्लाह आप और भी बहुत, आपका अभी का काम भी इतना खूबसूरत है कि दिल नहीं कर रहा था कि आपसे अलविदा लें, लेकिन भाई शो मस्ट गो ऑन। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद नाजरीन हम कहीं नहीं जा रहे, आपको ज्वाइन करेंगे और कुछ बहुत अच्छी स्किन के हवाले से टिप्स और मेकअप के हवाले से कुछ बातें करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में एक मरतबा आपको फिर से खुश आमदेद कहते हैं। नियो पाकिस्तान हो और किचन से पहले का सेगमेंट हो और ख़वातीन की खूबसूरती के हवाले से बात ना हो या मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जनाब ख़वातीन जो है वो सारे काम काज छोड़े और हमारा जो सेगमेंट है वो लाजमी देखें, क्योंकि स्किन के हवाले से, आपके मेकअप के हवाले से, चूँकि समर्स भी आ रहे हैं और समर्स में ख़वातीन को आजकल नो मेकअप लुक का ट्रेंड है, तो ख़वातीन को अपनी खूबसूरती के हवाले से वो हमेशा बहुत ही कंसर्न दिखाई देती हैं। तो हम आज आपको बहुत सारी
टिप्स देने वाले हैं। और हमारे साथ जनाब जुनैरा अवैस मौजूद है जो कि एक लाइसेंस याफ्ता मेकअप आर्टिस्ट एंड माइक्रो ब्लीडिंग आर्टिस्ट है। अगर इनको हम अनाउंस करें, इनका तारुफ में कराऊं तो सेमी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट। जुनैरा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? और आप खुद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। तो जनाब जो जुनैरा कहने वाली हैं वो सारी बातें आपने गौर से सुनी है बिकॉज शी लुक्स फैबुलस। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनैरा, जरा मेकअप के बारे में बात करते हैं क्योंकि ख़वातीन जैसे कि मैंने बोला कि वो बहुत ही कंसर्न होती हैं हमेशा से, इब्तिदा से, अज़ल से अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर। तो ये गलत नहीं है। और अभी तो बहुत ट्रेंड्स चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। जी, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो सेमी परमानेंट मेकअप का है। जिसमें आप जो भी प्रोसीजर करा लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिपस्टिक करवा ली है सेमी परमानेंट, जिसको हम लिप टिंट, लिप ब्लशिंग कहते हैं, तो वो आपकी 3 से 5 साल उसकी लाइफ होती है। यानी कि ये जो ख्वाब हमेशा से लड़कियां देखती थी, जब मुझे याद है कि हमारे बचपन में बार्बी डॉल जब हमारे पास होती थी तो हम ये सोचते थे, आई स्टिल रिमेंबर, और कजन्स वगैरह, कि ये कितना अच्छा लाइट मेकअप है, काश ये हमेशा परमानेंट हो जाए हमारे साथ और हम भी इतने गॉर्जियस लगे। तो अब वो चीज़ वाकई प्रैक्टिकल या पॉसिबल हो रही है? बिल्कुल पॉसिबल है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। 3 से 5 साल इसकी मिनिमम लाइफ है। ठीक है। आप कोई भी प्रोसीजर कराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने आई लाइनर लगवाया है परमानेंट, तो उसकी 3 से 5 साल लाइफ है। आपको हासिल नहीं करना पड़ता लाइनर के लिए। लाइनर में ख्याल में वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, हर कोई सीधा लाइनर लगा भी नहीं सकता। आपने एक दफ़ा लगवा लिया है तो आपको सुकून हो गया। अच्छा सुनैरा, जब भी हम सेमी परमानेंट मेकअप की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग, शायद इंक्लूडिंग मी, हम लोग सोचते हैं कि इसका किसी तरह का, क्योंकि स्किन, हमारा चेहरा, कोई भी नहीं चाहता ना कि इस पे किसी किस्म का कोई स्कार आए या आपकी कोई आईलैश या आईब्रो कभी भी कोई डैमेज हो। तो बहुत कॉन्शियस और कंसर्न होते हैं, और जब होना भी चाहिए। तो ये जो भी प्रोसीजर्स होते हैं इसमें किसी किस्म का कोई डैमेज या कोई किसी की स्किन सेंसिटिव है, ऐसा कोई खतरा, कोई खदशा तो नहीं है? ऐसा कोई खतरा नहीं है, अनलेस कि आपकी वैसे ही सेंसिटिव स्किन है। ज़ाहिर है आपकी पहले कंसल्टेशन होती है, आपसे पूछा जाता है, आपकी स्किन को एग्जामिन किया जाता है, फिर आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है कि आपको ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अच्छा जुनैरा, पाकिस्तान में आई थिंक कि अभी इतना ज़्यादा, आई थिंक लाहौर में यू आर डूइंग सो वेल बिकॉज आई एम स्टॉकिंग यू ऑन इंस्टाग्राम। सो लाहौर में मेरे ख्याल से या पाकिस्तान में अभी इतना ज़्यादा सेमी परमानेंट मेकअप कल्चर इन नहीं हुआ। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी, कल्चर तो अब मेरे ख्याल में इन हो गया थोड़ा बहुत। जब मैंने काम करना शुरू किया था 4 से 5 साल पहले, तो तब मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। फिर उनको थोड़ा ये भी लगता था कि ये टैटू है, जबकि ये टैटू नहीं है। इसको हम माइक्रो पिगमेंटेशन कहते हैं। हम इसमें इंक नहीं यूज़ करते, पिगमेंट यूज़ करते हैं जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना होता है। तो आपकी स्किन के लिए अच्छा भी होता है और वो परमिएबल भी होता है। आप वज़ू वगैरह करें तो वाटर कैन पास। इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे इनिशियली फेस करनी पड़ी थी जब मैंने काम शुरू किया था, पर अब तो इतना इन है ये। अगर मैं कहूँ कि लाइसेंस याफ्ता, जैसा कि मैंने जी, इससे क्या मुराद है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको प्रॉपर, इस पर स्टडी किए बगैर, इसको समझे बगैर भी, आप समझ रही मेरा इशारा किस तरफ है? तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो लाइसेंस है ये क्या कोई ख़ास कोई डिग्री होती है या ये इसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो कि मैंने बाहर से की हुई हैं। 2 डिफरेंट स्कूल से मैं सर्टिफाइड हूँ। एक तो बायोटच है, इट्स एन अमेरिकन स्कूल, और एक फी ब्राउज है। तो जाहिर है बिल्कुल, क्योंकि आप ये काम काफ़ी सेंसिटिव है, इसके लिए आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि आप जिस आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं वो लाइसेंस्ड हो, उसके पास सर्टिफिकेशंस हों, और ऑब्वियसली आप उनका काम भी देखें और फिर डिसाइड करें। क्योंकि कई दफ़ा लोग ऐसा बुरा काम करवा के आ जाते हैं उन लोगों से जो कि यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के और वहाँ से सीख के बस वो ब्लेड उठाया, नीडल उठाई और काम करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आप रिसर्च करें आर्टिस्ट के पास जाने से पहले, उनका पोर्टफोलियो देखें, उनका क्लाइंटेल कैसा है, और फिर आप उनके पास जाएं। सिर्फ ख़वातीन ही क्लाइंट्स आती हैं या कुछ मर्द हज़रात भी बिल्कुल आते हैं? अच्छा, क्योंकि ये काम ऐसा है, आई वर्क विद अ प्लास्टिक सर्जन ऑल्सो। तो हमारे पास बहुत तरह के केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल एलोपेशिया के पेशेंट्स आते हैं जिनके कोई बाल नहीं होते सर पे, या ये जो आईब्रो एरिया होता है, तो उनके फिर हम आईब्रोज ड्रॉ कर देते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि रियल उनके आईब्रोज हैं।
ये एक एग्जांपल है। अच्छा, कैंसर पेशेंट्स होते हैं। अब मुझे ज़रूर पूछना है बिकॉज यू आर डूइंग सो गुड कि जैसे कि हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता जैसे ना एसिड अटैक खवातीन जिनके साथ या किसी के चेहरे पे कोई स्कार है तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर्ड कर देता है। तो ऐसी भी खवातीन आ सकती हैं आपके पास अपने स्कार रिमूविंग के लिए या उसको परमानेंट या सेमी परमानेंट मेकअप के थ्रू अगर छुपाया जाए या एसिड अटैक जिनके ऊपर होता है वो खवातीन दोबारा से खूबसूरत लग सकती हैं। मैं चाहूँगी जरूर बात कीजिएगा इस बारे में। जी, मैं कुछ अर्सा स्माइल फाउंडेशन के साथ भी काम किया है, मुसरत मिसबा के साथ। उधर जो एसिड बर्न विक्टिम्स थे उनकी भी किसी की आईब्राउ ख़राब हो गई है या आपका लिप ख़राब हो गया, यही इन्हीं चीज़ों की वजह से, तो उनको फिर हम कुछ हद तक मेकअप से काफ़ी इम्प्रूव कर देते हैं। तो ज़ाहिर है उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और दुआएं देते हैं फिर। सिमिलरली कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका इमेंस हेयर फॉल हो जाता है आफ्टर कीमो, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको बड़ा अच्छा फील होता है कि ज़ाहिर आप सोचे किसी खातून को समटाइम माय हस्बैंड सेज कि जब हम कभी तैयार होकर जाते हैं किसी फंक्शन में और लेंस भी लगे होते हैं, हेयर ब्लो ड्राई हुआ है और मेकअप और यू नो सो ही सेज, अब मैं थोड़ा सा सार्कास्टिक वे में कहती हूँ कि यार तुम खवातीन जो है वो सर से पाँव तक नकली वाली होती हो, कुछ भी ओरिजिनल नहीं। तो मेरी बड़ी बहस होती है कि यार हस्बैंड ऐसे कहते हैं कि हम यार खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मुझे ये बात कई दफे मतलब कि मुझे ये सच भी लगती है और ये सच है भी, लेकिन भाई खवातीन फिर खूबसूरत भी लगती हैं और ये तो शुरू से ही साथ साथ। अच्छा, जिस तरह के स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं मर्द हजरात या खवातीन भी, तो उनके लिप्स बहुत डार्क हो जाते हैं, तो उस हमारे से क्या ट्रीट होता है या क्या ट्रीटमेंट है? उसके लिए भी हम लिप टिंट ही करते हैं, उनको सेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं पर बिल्कुल वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं। और ये कितने टाइम के लिए रहते हैं, स्टे करते हैं? 3 to 5 years। 3 to 5 years एंड आफ्टर दैट उसके बाद अगर आपको जिस वक्त लगे कि फेड हो रहा है कलर या डार्कनेस दोबारा अपीयर हो रही है तो आप एक सेशन दोबारा ले लें। ठीक है। अच्छा, जब भी स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से या इन सारे हम इसके बारे में बात करते हैं तो खवातीन के जहन में ये भी बात आती है जो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया होता कि जब बहुत सारी शायद नीडल्स इंजेक्ट की जाएंगी या बहुत पेनफुल प्रोसीजर्स होंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सेमी परमानेंट मेकअप है ये बहुत नॉन इन्वेसिव है, इसका हार्डली कोई डाउन टाइम भी मतलब कुछ खास नहीं होता है। ओके जी, एंड इट्स नॉट पेनफुल। अच्छा, सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज के, मैं जानना चाह रही हूँ कि खवातीन सबसे ज्यादा कौन सी ट्रीटमेंट के लिए आती हैं? आप क्या करवाना चाहेंगी? ये मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी आपको। सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो आईब्रोज की होती है। आईब्रोज की जी, क्योंकि आईब्रोज दे फ्रेम योर फेस। आईब्रोज एक ऐसी चीज है आई थिंक विद द टाइम ये आपकी जी निकल जाती है या लाइट हो जाती है हर एज के लिए। उसके अलावा लिप टिंट की बहुत क्लाइंटल है काफ़ी। लैश एक्सटेंशंस भी मैं करती हूँ जो कि वेडिंग सीजन में तो खवातीन कोई भी शादी आ रही है लैश एक्सटेंशंस लगी होनी चाहिए। और ये 3 काफी ज्यादा हमारी प्रॉपर नो मेकअप लुक जो है सेमी परमानेंट मेकअप के साथ हम कर सकते हैं। तो जो खवातीन वो ख्वाब देखती है ना कि हम सुबह उठे हों और अपना फेस वॉश करें और हम वैसे ही खूबसूरत लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन तमाम लोगों को ये सारी ख्वाहिश रखने वाली खवातीन को जुनैरा के पास भी जाना चाहिए क्योंकि ये उनका वो ख्वाब पूरा कर सकती हैं। जरूर। अच्छा जुनैरा, हम जब PRP के बारे में सुनते हैं और PRP बहुत इन है और कमोपेश बहुत सारी खवातीन PRP सेशंस भी ले रही हैं अभी आजकल, लेकिन जब वो PRP लेकर आती हैं तो आफ्टर आपको पता है कि ब्रूजेस फेस पे और सारा, तो वो थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इज इट पेनफुल प्रोसीजर PRP? स्लाइटली, बट उससे पहले हम नमिंग क्रीम अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इट हेल्प्स। ओके, और ये स्किन को कैसे बेसिकली रिजुविनेट करती है। आपकी जो स्कार्स होते हैं, कोई एक्नी स्कार्स होते हैं या पिगमेंटेशन होती है, उसको ट्रीट करती है बेसिकली। ठीक है, और ये कितने टेक्सचर को बहुत इंप्रूव करती है? कितने सेशंस रिक्वायर होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन कंडीशन, बट यूजुअली 4 to 6 मे बी इवन 8। ओके। अच्छा जुनैरा, ये भी बता दीजिएगा कि अक्सर खवातीन की स्किन कुछ लोगों की बड़ी सेंसिटिव होती है, कुछ लोगों को बहुत एक्नी पिंपल्स होते हैं, तो किस तरह के लोगों को या किस तरह की स्किन टाइप अगर किसी खवातीन की या मर्द भी आजकल तो जाते हैं, अब ये कहना सिर्फ खवातीन तो गलत होगा, तो कौन से लोग जो है वो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या पहले किसी डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट कि स्किन टाइप क्या है, कुछ और प्रॉब्लम ना खुदा ना खास्ता हो जाए? एक्नी प्रोन स्किन जो होती है उसमें हम पहले एक्नी को ट्रीट करते हैं, उसके बाद फिर हम कोई प्रोसीजर करते हैं। बट लिप टिंट वगैरह अगर आपने कराना है या आईब्राउज करानी है, उसका एक्नी से कोई ताल्लुक नहीं है। आई लाइनर आपने कराना है परमानेंट, आई लैश एक्सटेंशंस करानी है, तो उसका ऑब्वियसली एक्नी से कोई
ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमारी आईब्रोज पे एक्ने नहीं होती हैं, हमारे लिप्स पर नहीं होती। अबाउट पीआरपी के लिए भी अक्सर खवातीन जो हैं वो उनकी स्किन को देखना जरूरी होता है। अच्छा, जब हम माइक्रोब्लेडिंग की बात करते हैं या हम आईलैश एक्सटेंशन की बात करते हैं तो अक्सर खवातीन ये कहती हैं कि इससे आपकी जो अपनी आईब्रोज हैं या आईलैश वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इज इट ट्रू? नहीं, इट्स जस्ट अ मिथ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या कोई असल में वो आईब्रो से तो खैर कुछ भी नहीं होता, मतलब माइक्रोब्लेडिंग से, पर आई लैशेज से ये होता है कि जब लग जाती हैं तो इतनी हसीन लगती हैं, और जब उतरना शुरू होती हैं तो वैसी खवातीन को लगता है हमारी हो गया उतर गई हैं तो हमारी तो रही नहीं है, क्योंकि वो उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है इतनी कि फिर वो जरा अजीब लगता है। सुना है ना इसकी केयर भी बड़ी होती है आईलैश एक्सटेंशन की? जी, थोड़ी बहुत केयर होती है इस तरह से कि आपको ऑयल बेस्ड चीज़ें अराउंड आईज नहीं यूज़ करनी, मेकअप करें तो क्लेंजर वगैरह से ना रिमूव करें, माइसेलर वाटर यूज़ करें, बाकी आज सच कुछ भी नहीं। अच्छा, आईलैश एक्सटेंशन की लाइफ तो कम होती है? वो जी, तो, कम वो होती है। वो तो मतलब नहीं, उसको आपको हर 2 वीक्स बाद रीफिल कराना होता है, लाइक इनफिल्स लेने होते हैं। यानी अगर आपने कहीं ट्रेवल करना है, कहीं जाने का मूड है, या अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं या कोई ओकेजन है, हाँ, या कोई, तो आपको बार बार हैसल नहीं करना पड़ेगा डेली उठ के प्रॉपर, तो वो उसके साथ ही होगा। अच्छा, ये सेंसिटिव भी थोड़ा सा प्रोसीजर है आईलैश की जब हम बात करते हैं? नॉट रियली, नहीं। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से सेमी परमानेंट मेकअप में और क्या क्या आता है? और माइक्रोब्लेडिंग, लिप टिंट, आई लाइनर, उसके अलावा चीक टिंट होता है, ब्लश ऑन जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा जो है थोड़े से और तरह के प्रोसीजर्स हैं जो कि पैरामेडिकल टैटूइंग में आ जाते हैं। जिसमें हम फेस टाइटनिंग के हवाले से भी कुछ हो रहा है? वो जी बिल्कुल क्योंकि भाई खवातीन डबल चिन नहीं हो, फेस जो है वो स्किन टाइट हो, रिंकल्स नहीं हो, वो मैं नहीं करती। ओके, बट यू हैव टीम फॉर दैट? जी, आई टोल्ड यू, आई एम वर्किंग विद अ प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर ओबीटी उनका नाम है, शायद आई एम श्योर आपके व्यूअर्स वगैरह जानते होंगे। वो करते हैं ये प्रोसीजर्स, स्किन टाइटनिंग, फेस लिफ्टिंग, थ्रेड लिफ्टिंग, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो लोग अब हमने देखा है कि डिफरेंट सैलून्स और क्लिनिक्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि प्रॉपर इस फील्ड को नहीं समझते, लेकिन उनके क्लिनिक्स एंड सैलून पे बहुत सारा काम हो रहा है। जो शख्स इस फील्ड को नहीं समझता और वो ये प्रोसीजर्स कर रहा है, मैं चाहूँगी फिर कितना नुकसान फिर हो सकता है खवातीन को अगर वो किसी ऐसे शख्स के पास जाती हैं जो कि प्रॉपर उस फील्ड का नहीं है? बस बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मुझे तो तकरीबन रोज़ ही इस तरह के डीएम्स आ रहे होते हैं कि फ़लानी जगह से हमने आईब्रोज कराई हैं, वो इतनी बुरी लग रही हैं, आप प्लीज़ इनको फिक्स कर दें। एक तो ये चीज़ क्योंकि सेमी परमानेंट है तो इसको लेके फिरना, मतलब वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। उसके अलावा जब आपने इसको फिक्स कराने जाना है तो उसके लिए आपको डबल खर्चा होता है, क्योंकि पहले जो चीज़ हुई होती है उसको ख़त्म करना होता है, उसको कैमोफ्लेज करना होता है, और फिर नए सिरे से उसको करना होता है, तो नुकसान ही नुकसान है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करके फिर कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट आया हो आपके पास और बहुत वर्स्ट हो गया हो उसके साथ एक्सपीरियंस, कुछ इस तरह का शेयर करेंगे आप हमारे साथ? वो होते रहते हैं। मेनली जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आईब्रोज और आई लैशेस के आते हैं। आई लैशेस बहुत बुरी लगाई होती हैं कभी किसी ने, या लगाते हैं तो वो लास्ट ही नहीं करती, दूसरे दिन सारी लैशेस उतर जाती हैं। ऑब्वियसली आपने एक अमाउंट स्पेंड की हुई है, आप कहते हैं यार 2 वीक्स तो लास्ट करे, इस तरह के बहुत केसेस आते हैं। उसके अलावा आईब्रोज में ज़ाहिर है बहुत ही हॉरिफिक आईब्रोज कुछ लोग बना देते हैं। मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं नेचुरल को फॉलो करूं, जो आपकी नेचुरल है उसी को इन्हांस करें, इंस्टेड कि आप कुछ जकूटा जिन टाइप अगले तो इस तरह की काफ़ी मतलब जाहिर है आते लोग अफसोस होता है देख के। ट्रेंड्स तो वैसे चेंज होते रहते हैं जी। आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज तो बहुत बारीक आईब्रोज का तब ट्रेंड था जी। और वो बारीक बना के आईब्रोज वो उड़ जाती है। अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि जी वो जब वो फैशन था तो हमने कर ली और अब जो है कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, तो अभी चूंकि आपको पता है कि थिक आईब्रोज का है, तो ये भी ट्रेंड चेंज अगर हो जाता है तो फिर उसका किस तरीके से वो भी फिक्स हो सकता है। लेकिन मैं वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई ट्राई टू फॉलो द नेचुरल शेप। मैं क्लाइंट को भी यही रिकमेंड करती हूँ कि देखें आप, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपके फेस पर है 3 साल के लिए, तो आप बहुत बोल्ड ब्राउज के लिए ना जाएं, ठीक है? थोड़ा जो आपकी नेचुरल आईब्रोज है उनको ही फिक्स कराएं, ताकि कोई ट्रेंड चेंज भी हो तो आपको इतना प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सुनहरा, ये जो हम डेली, क्योंकि आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है, मैं पूछना चाहूँगी लास्ट माय क्वेश्चन, कि हम जब डेली पेंसिल्स यूज कर रहे होते हैं या हम कलर्स मेकअप के यूज कर रहे होते हैं, ये भी डैमेज करते हैं हमारी आईब्रोज को?
आई एम श्योर ये हमेशा अच्छे ब्रांड का अगर हमें यूज करें तो हमारा कम डैमेज होगा। इनसे बल्कि फॉल आउट होता है। आपने शायद नोटिस किया हो, बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाने से लैशेस फॉल आउट करती हैं, और सिमिलरली आईब्रोज पे आप जो बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करते हैं रेगुलरली तो वो भी आपकी स्किन डैमेज होती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा परमानेंट सोल्यूशन है कि आप ये करा लें और फिर सुकून में आप आ जाते हैं। थैंक यू सो मच सुनैरा, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान में, और आई एम श्योर कि आपको भी अब काफ़ी जो आपके सवालात थे और जो खदशात थे वो सुनैरा को सुनने के बाद ज़रा दूर हो गए होंगे। लेंगे जनाब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे रूफसा के किचन में, देखते हैं आज क्या बन रहा है। स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग और प्यारी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं मार्गिला हिल्स के हवाले से, और जो सयाहत के या सैर व तफरीह के शौकीन अफराद हैं आई एम श्योर कि वो इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। आयशा शोएब ने ये रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में मार्गिला की पहाड़ियां अपने दामन में बहुत सौ का मन मोह लेने का सामान रखती हैं। धरती चश्मे, हाइकिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स, अटकेलियां करते बंदर, चहचहाते परिंदे और दरख्तों से ढके सुरंगनुमा रास्ते मार्गिला को बहुत खास बना देते हैं। पहाड़ियों में कई हसीन परिंदे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हाइकिंग के रुझान में इजाफे की वजह से जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। एक हमारे लिए बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से जो है वो आप समझे कि गिफ्ट है। फॉरेनर्स भी आपको मिलेंगे, यहाँ पाकिस्तानी भी आते हैं, तो जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लोग जाना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा फील करते हैं। इस्लामाबाद में ये बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती है, और मार्गिला हिल और ट्रेल वगैरह, और तकरीबन सारी ऑलमोस्ट तकरीबन 3 साइडेड तो कवर्ड एरिया है। ये हाइकिंग वगैरह वो भी ज़रूरी है, साथ साथ वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तो दोनों अगर बैलेंस में हो तो अच्छी बात है। ट्रेल 3 पर चढ़ते ही रेस्टोरेंट्स मंजर को और भी हसीन बना देते हैं। ऐसी जो जगह हैं दीज आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कि आपको एक नेचर के करीब एक एनवायरनमेंट मिलता है, साफ़ सुथरा माहौल है, इधर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मतलब हम लोग एक अपना एक माइंडसेट रखा होता है कि हम फलानी जगह तक जाएंगे, वहाँ तक हम वॉक करेंगे, और बड़ा अच्छा फील करते हैं। और बेसिकली इस्लामाबाद तो आपको पता है कि खूबसूरती का बहुत बड़ा शहर है। विद इन वॉकिंग डिस्टेंस पे ये अवेलेबल है सबके लिए, और सबसे मज़े की बात यहाँ पे ट्रेल्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ ट्रेल्स बने हुए हैं, तो उससे ये कि गाइडेंस भी हो जाती है, और जो फ्रूटफुल फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी भी हो जाती हैं इधर ही। इन ट्रेल्स पर बने बेंचेस और चट्टानों पर बैठकर लोग ज़हनी सुकून हासिल करते हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तो जनाब आयशा शोएब की आपने खूबसूरत सी रिपोर्ट देखी, और चूंकि गर्मी बढ़ती जा रही है तो ये रिपोर्ट देखने के बाद थोड़ी सी आंखों को ठंडक भी महसूस हुई है। अनम हमारा वेट कर रही है, और आज कोई जबरदस्त सा मजेदार सा ड्रिंक आई गेस तैयार होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं नबीहा? क्या बन रहा है? नबीहा आज हम बना रहे हैं एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी रूह अफ़ज़ा शेक बना रहे हैं। तो अच्छा, अगर आप इसमें एप्पल भी ऐड ऑन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। सिंपल रेसिपी है इसकी। मिल्क जाएगा इसमें 2 से 3 ग्लास, 2 से 3 इसमें बनानाज ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब जो है हम इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून शुगर जाएगी, और इसके अंदर जो वनीला आइसक्रीम है वो मैं डायरेक्टली ग्लास में सर्व कर दूंगी। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालकर इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर इसको सर्व कर देंगे। क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो उसके अंदर जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, शुगर आइस ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें, मतलब ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है जी, ये चली गई। इसके स्ट्रॉबेरी ऐड किया तकरीबन 1 कप के करीब, मतलब 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज आप समझ ले कि मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी हैं। ओके। और इसके अंदर 3 से 4 केले जाएंगे। ओके, जबरदस्त। और इसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। अच्छा, शुगर ऐड कर सकते हैं बाय चॉइस। ओके। और इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस। ओके। अनम आज हम कॉफी नहीं ऐड करेंगे इसमें? नहीं, आज कॉफी ऐड। ओके, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। हाँ, सिंपल इसको ब्लेंड करेंगे। ओके, क्विकली हमने ब्लेंड करना है इसको, और उसके बाद ये रेडी है। हाँ, उसके बाद ये रेडी। हाँ जी, ठीक है। आज हम बहुत ज़बरदस्त एक हेल्दी स्मूदी बनाने जा रही हैं जनाब, और एक बड़ा अच्छा समर स्नैक है ये, फ्रूट्स के साथ बनाना, स्ट्रॉबेरी। अनम योगर्ट में भी हम इसको ऐड? जी बिल्कुल, योगर्ट जो फिर शेक के बजाय स्मूदी में कन्वर्ट हो सकती है।
और हम चाहें तो इसमें हम नट्स भी ऐड कर सकते हैं, चपटी। चलिए अनम, इसको हम ले नबिहा, ये जो है हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है और इसको जो है अब हम ग्लास में सर्व कर देंगे। वेरी नाइस अनम, थैंक यू सो मच, आपने जबरदस्ती रेसिपी शेयर की है। ये जी ऑलराइट, रेडी हो गया है, सिंपल। और आप देखिए इसके आइसक्रीम डालने से उसके कलर्स जो है वो बहुत अच्छे, और रूह अफ़ज़ा जो था मेरे इसके अंदर। ओके अनम, थैंक यू सो मच, हम यकीनन ट्राई करने